हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक एंड आप सभी का स्वागत है आज के ट्यूटोरियल के क्लास में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वोकैबुलरी पे नज़र डालेंगे, वर्ड्स को देखेंगे कौन कौन से वर्ड्स आज आए हैं एडिटोरियल में, उनकी मीनिंग, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स को देखेंगे और उसके बाद हम मूव करेंगे पैसेज में, तो पैसेज को रीड करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं। जो पहला वर्ड है वो है पजलिंग। पजलिंग क्या है? एक एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव क्या करता है? तो नाउन्स और प्रोनाउंस की क्वालिटी को बताता है, उनको मॉडिफाई करता है। तो पजलिंग हम किसको कहते हैं? ऐसी कोई चीज जिसको डिफिकल्ट है एक्सप्लेन करना या अंडरस्टैंड करना, मतलब डिफिकल्टी होती है उसको समझने में, उसको समझाने में, तो उसको हम कहते हैं पजलिंग। और क्या कहते हैं? परप्लेक्सिंग कहते हैं, बैफलिंग कहते हैं। परप्लेक्सिंग भी हम उसी को कहेंगे जिसको समझना बहुत मुश्किल है, समझाना बहुत मुश्किल है। बैफलिंग भी उसको ही कहेंगे। तो दोनों वर्ड सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स क्या होगा? जो आसानी से समझ में आ जाए, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिबल और लूसिड। सेकेंड इज रिबटेड। वर्ब है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? तो हम कहेंगे पास्ट टेंस फॉर्म है, जो पास्ट टेंस सेंटेंसेस में यूज होती है वो है। रिबट करना मतलब क्या है ना, कि कोई स्टेटमेंट या कोई क्रिटिसिज्म गलत है, झूठ है, फॉल्स है, उसको कहते हैं रिबट करना। रिफ्यूट करना भी कहते हैं, निगेट करना भी कहते हैं। एंटोनिम क्या होगा? मान लेना कि हाँ ये सच है, एडमिट कर लेना। तो एक्नॉलेज्ड और रिकॉग्नाइज्ड इसके एंटोनिम्स हैं। थर्ड इज प्रपोज्ड। ये भी एक वर्ब है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? तो ये है पास्ट टेंस फॉर्म, ठीक है। प्रपोज करने का मतलब क्या होता है? किसी प्लान को और किसी आइडिया को सजेस्ट करना, आगे बढ़ाना, सबके सामने रखना कि बाकी लोग उस पर ध्यान दे, उस पर बातचीत करें और उसको मतलब सोचे कि उसको इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना। सिनोनिम्स क्या होंगे? रिकमेंड करना, प्रॉफर करना। दोनों का ही मतलब होता है कि किसी चीज़ को आगे रखना बाकी सबके सामने, कि वो उस पर कंसिडर करे और डिसीजन ले। एंटोनिम क्या होगा? विड्रू करना, मतलब पीछे ले लेना, या फिर डिनाई करना, यानी मना कर देना, ठीक है, कि हम नहीं सजेस्ट करेंगे। फोर्थ इज असीडेड। असीडेड भी वर्ब है, वर्ब की पास्ट टेंस फॉर्म है। देखो, असीडेड का मतलब क्या होता है कि किसी रिक्वेस्ट को, किसी प्रपोजल को मान लेना। आपसे किसी ने रिक्वेस्ट किया या आपको कोई प्लान या कोई आइडिया सजेस्ट किया और आप मान गए उस प्लान, उस आइडिया, उस रिक्वेस्ट को, तो आप असीड कर गए, आप एक्विज कर गए, आप कंसीड कर गए, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होंगे? रिजेक्ट, डिक्लाइन। आपने मना कर दिया, नहीं मानेंगे, हमें ये प्लान या आइडिया पसंद नहीं है या सजेशन पसंद नहीं है, तो आप क्या कर दो? रिजेक्ट कर दो, डिक्लाइन कर दो। अप्राइज्ड इज ऑल्सो अ वर्ब, पास्ट टेंस वर्ब फॉर्म है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि इन्फॉर्म और टोल्ड, मतलब किसी चीज के बारे में किसी को जानकारी देना, उसको इन्फॉर्म करना, उसको कहते हैं अप्राइज करना। नोटिफाई करना भी कहते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन आपको आता है, नोटिफिकेशन में क्या होता है? लिखा ही होता है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको दे रही होती है वो नोटिफिकेशन। तो नोटिफाई करना, अक्वेंट करना, दोनों का ही मतलब होता है इन्फॉर्म करना। एंटोनिम क्या होंगे इसके? कंसील करना, हिड कर देना, छुपा लेना, नहीं बताना, ठीक है। तो एंटोनिम्स हो गए। सिक्स्थ इज असर्शंस। असर्शंस क्या है? नाउन है, नाउन की प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल नाउन है ये, ठीक है। असर्शन क्या होता है? ऐसे स्टेटमेंट्स जिसको आप बहुत कॉन्फिडेंटली देते हो, मतलब उस स्टेटमेंट में आप बहुत बिलीव करते हो, बहुत कॉन्फिडेंस रखते हो, वैसे स्टेटमेंट्स असर्शंस कहलाते हैं, डिक्लेरेशंस कहलाते हैं, क्लेम्स कहलाते हैं। एंटोनिम्स होता है डिनायल, रिजेक्शन, मतलब आप बिलीव नहीं करते हो उस चीज में, आप कॉन्फिडेंस नहीं हो, ठीक है। सेवेंथ इज ऑब्वियस। इट्स एन एडजेक्टिव। ऑब्वियस किसको कहते हैं? ऐसी कोई चीज जिसको देखना, पहचानना या समझना बहुत इजी होता है, इजी टू सी, रिकॉग्नाइज और अंडरस्टैंड, उसको हम कहते हैं ऑब्वियस। उसको हम कहते हैं एविडेंट या एपेरेंट, मतलब देख के ही समझ में आ रहा है कि क्या मामला है। एंटोनिम्स क्या होगा? एम्बिगुअस और वेग। एम्बिगुअस और वेग ऐसी चीजों को कहते हैं जो समझ में नहीं आती है, जिसके एक से ज्यादा मीनिंग्स हो सकते हैं, इंटरप्रिटेशन होते हैं, अनसर्टेनिटी जहां पे होती है, अनसर्टेन जो होता है, तो होते हैं वो एम्बिगुअस और वेग। 8 इज आउटरेज। नाउन है। आउटरेज किसको कहते हैं? जो गुस्सा आप में अंदर भरा होता है, जो गुस्से वाली फीलिंग, जो गुस्सा इमोशन आपके अंदर होता है, उसको हम कहते हैं आउटरेज। इंडिग्नेशन, फ्यूरी, एंगर एंड शॉक, मतलब ऐसी कोई चीज हो गई जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो यू आर शॉक्ड बट यू आर ऑल्सो एंग्री उस चीज को लेके, तो आउटरेज होता है। इंडिग्नेशन भी होता है, फ्यूरी भी होता है। एंटोनिम्स क्या होगा? डिलाइट, खुशी या काम, शांति। 9 इज ट्रिवियलाइजेस। दिस इज अ वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? तो ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म, जो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, यानी SES वाला, ठीक है।
ट्रिवियलाइज करना मतलब किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस को कम कर देना, ऐसा बताना उसको कि वो जितनी इंपॉर्टेंट है उससे उससे उसकी इंपॉर्टेंस कम दिखाना, ठीक है। मेक समथिंग सीम लेस इंपॉर्टेंट, सीरियस, डिफिकल्ट दैन इट रियली इज, मतलब किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस को, सीरियसनेस को, डिफिकल्टी को कम करके बताना कि अरे ये तो इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, बट रियलिटी क्या है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। अरे ये तो इतना सीरियस इशू है नहीं, चलो इसको इग्नोर करते हैं, बट सीरियस है वो, ठीक है। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? मिनिमाइज करना, अंडर प्ले करना। एंटोनिम्स क्या होगा? एग्जैजरेट करना, मतलब बढ़ा चढ़ा के दिखाना, जितना इंपॉर्टेंट है उससे भी बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे। या फिर हाईलाइट करना। हाईलाइट करने का मतलब क्या होता है कि उसको दिखाना, उसको सबके सामने लेके आना है कि सबका अटेंशन वहां पे आए, ठीक है। दोनों में उसकी इंपॉर्टेंस सामने आ रही है, एग्जैजरेट में कुछ ज्यादा ही आ रही है, बट हाईलाइट में आ रही है, ठीक है। 10th इज रप्चर, इट इज अ नाउन। रप्चर किसको कहते हैं? किसी के बीच फ्रेंडली रिलेशन थे, दोस्ती थी, उस दोस्ती में दरार आ गई, फ्रेंडली रिलेशंस के बीच एक क्रैक आ गया, तो उसको कहते हैं रप्चर। द एंडिंग ऑफ एग्रीमेंट और ऑफ गुड रिलेशंस बिटवीन पीपल, कंट्रीज एक्सेट्रा। रिफ्ट भी कहते हैं, एस्ट्रेंजमेंट भी कहते हैं, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होगा? हार्मनी, फ्रेंडशिप। दरार नहीं आई है, शांति है, सब कुछ अच्छा है, हार्मनी है, फ्रेंडशिप है, दोस्ती है। 11th इज कमरेडरी, नाउन है। कमरेडरी क्या होता है? अ फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप एंड ट्रस्ट अमंग पीपल। दोस्ती और विश्वास का जो फीलिंग होता है कि जहाँ पे लोग एक दूसरे के फ्रेंड्स होते हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट कहते हैं, उस फीलिंग को हम कमरेडरी कहते हैं, फेलोशिप कहते हैं, सॉलिडैरिटी कहते हैं। एंटोनिम्स क्या होगा? एनिमिटी, जहाँ पे फ्रेंड वाली फीलिंग नहीं है, दुश्मनों वाली फीलिंग है, जहाँ पे लोग एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखते हैं। या फिर होस्टिलिटी, जहाँ पे लोगों के बीच बैड फीलिंग्स है, अच्छी फीलिंग्स नहीं है एक दूसरे के लिए। 12th इज क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी भी नाउन है, इसका मतलब क्या होता है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रस्टेड एंड बिलीव्ड इन। अगर आपकी क्रेडिबिलिटी हाई है तो आप जो बोलोगे उसको लोग ट्रस्ट कर लेंगे इजीली, क्योंकि क्रेडिबिलिटी क्या दिखाता है कि कितनी ज़्यादा आपको लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो लेवल जितने आपकी जो ट्रस्ट वर्दीनेस है उसका लेवल बताता है क्रेडिबिलिटी। रिलायबिलिटी भी हो गया, वैलिडिटी भी हो गया। एंटोनिम्स क्या होगा? डिसीट और डिसऑनेस्टी। डिसीट यानी छल, ट्रिकरी, ठीक है, धोखा देना, तो वो किस पे? झूठ पे बेस होता है। डिसऑनेस्टी वो भी झूठ पे बेस होता है, इसीलिए दोनों आपके एंटोनिम्स हैं। दो फ्रेजल वर्ब्स हैं, एक है आपका प्रिवेल्ड ऑन, जिसका मतलब होता है किसी को ऐसी चीज करने के लिए मना लेना जिसको वो करना नहीं चाहते थे, और ब्रस्ट असाइड करने का मतलब सिंपल मीनिंग होता है इग्नोर कर देना, हटा देना, खारिज कर देना, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। एक इडियम है क्लियर द एयर, टू रिमूव द बैड फीलिंग्स बिटवीन पीपल। लोगों के बीच बैड फीलिंग्स आ गई है, दुश्मनी वाली फीलिंग आ गई है, उसको क्लियर करना कि रिलेशन वापस अच्छी हो जाए, ठीक है। अब आते हैं पैसेज पे, ठीक है। पैसेज किस पे है? तो ट्रम्पेटिंग क्लेम्स पे ऑन द यूएस प्रेसिडेंट्स क्लेम्स इंडिया एंड पाकिस्तान, डोनाल्ड ट्रम्प्स एग्जैजरेटेड क्लेम्स अंडरमाइन इंडियाज कश्मीर पॉलिसी। आज का जो आर्टिकल है वो यूएस प्रेसिडेंट ने कुछ क्लेम किया है, कुछ बातें कही है इंडिया एंड पाकिस्तान को लेके। तो जो डोनाल्ड ट्रम्प जो यूएस के प्रेसिडेंट है उनके कुछ एग्जैजरेटेड क्लेम्स है, कुछ उन्होंने बढ़ा चढ़ा के बोला है, जो कि इंडिया की जो कश्मीर पॉलिसी है उसको अंडरमाइन करता है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ को कम करता है, उसको वीक बनाता है। तो देखते हैं क्या है आर्टिकल। एक बार आप खुद से यहाँ पे रीड करो, जैसे हम स्लाइड्स नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो वहां भी आप पॉज करके एक बार खुद से रीड करना, फिर एक्सप्लेनेशन देखना कि आपने जो रीड किया था, आपने जो समझा था वो सही है या नहीं है। तो देखते हैं क्या है। For the 5th time in as many days, the US president has claimed credit for bringing India and Pakistan back from nuclear conflict by mediating the May-10 ceasefire agreement. अब ये पिछले कुछ दिनों में ये 5वीं बार हुआ है, फॉर द 5th टाइम, कि यूएस प्रेसिडेंट ने क्लेम किया है। क्या क्लेम किया है? क्रेडिट क्लेम किया है, मतलब बोला है कि इसमें मेरा हाथ है, हमने रोल प्ले किया है। किसमें? फॉर ब्रिंगिंग इंडिया एंड पाकिस्तान बैक फ्रॉम न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट। इंडिया एंड पाकिस्तान न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट होने जा रहा था दोनों के बीच, तो वहां से इंडिया एंड पाकिस्तान को हमने वापस लेके आए हैं, मतलब न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट दोनों के बीच हमने रोका है। क्या करके? मेडिएटिंग द May-10 सीजफायर एग्रीमेंट, मतलब 10 मई को जो सीजफायर एग्रीमेंट हुआ था उसमें हमने ही रोल प्ले किया था, हमने ही मेडिएट किया था, हमने ही सीजफायर कराया। ये क्लेम है किनका? यूएस प्रेसिडेंट का। अ क्लेम दैट इज पजलिंग एंड प्रॉब्लमैटिक। अब ये क्लेम कैसा है? पजलिंग है, यानी कंफ्यूजिंग है, प्रॉब्लमैटिक है, मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। The claim of mediation has been rebutted by the Ministry of External Affairs (MEA)
unofficially and more formally several times. ये जो क्लेम है इसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने रिबट किया है, कहा है कि झूठ है, सच नहीं है ये क्लेम, अनऑफिशियली भी कहा है और बहुत बार फॉर्मली भी कहा है कि नहीं ये क्लेम सही नहीं है, ठीक है। With officials giving a timeline of how the talks had been held directly between the Directors General of Military Operation DGMO on a hotline, और जो MEA है उन्होंने ये टाइमलाइन भी बताया है कि कैसे डायरेक्ट बातचीत हुई थी, ठीक है। डायरेक्ट बातचीत हुई थी किनके बीच? डायरेक्टर्स जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन के बीच। तो डायरेक्ट बातचीत हुई थी तो मतलब बीच में कोई थर्ड पार्टी थी ही नहीं। और ये बातचीत कब हुई थी? आफ्टर द पाकिस्तानी DGMO proposed a stop to hostilities 3 days after ऑपरेशन सिंदूर began। और ये कब हुआ? ऑपरेशन सिंदूर के 3 दिन बाद पाकिस्तानी DGMO ने ये प्रपोज किया इंडिया के सामने कि इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकते हैं, ठीक है। एंड इंडिया acceded टू द रिक्वेस्ट, और इंडिया ने ये रिक्वेस्ट मानी। The government has said that Pakistan's request came after it received a jolt over India's strikes on Pakistani bases। अब ये पाकिस्तान का रिक्वेस्ट कब आया? जब पाकिस्तान ने देखा कि इंडिया के बहुत सारे स्ट्राइक्स, इंडिया ने स्ट्राइक्स किए हैं। कहाँ किए हैं? तो पाकिस्तानी बेसिस पे किए हैं। लॉसेस बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो क्या कहा उसने, पाकिस्तान ने, कि अब कॉन्फ्लिक्ट को रोकते हैं, ठीक है। और इंडिया ने ये जो उसकी रिक्वेस्ट थी पाकिस्तान की वो मान ली। इट हैज ऑल्सो, एक मिनट यहाँ पे आप एक बार पॉज करके पहले रीड कर लेना, ठीक है। चलो, इट हैज ऑल्सो सेड दैट लाइक मैनी कंट्रीज द US वॉज इंगेज्ड विद द सिचुएशन। इंडियन गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि जैसे बाकी कंट्रीज भी इंगेज थी, इन्वॉल्व थी सिचुएशन में, वैसे US भी इन्वॉल्व था। And officials including Prime Minister Narendra Modi, External Affairs Minister S. Jaishankar and National Security Advisor Ajit Doval had kept them apprised of India's position। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी हैं और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी हैं, उन्होंने US को बता दिया था कि इंडिया का पोजीशन क्या है, इंडिया का स्टैंड क्या है इस चीज़ को लेके, ठीक है। Mr. Trump's assertions backed by his administration have been a cause for obvious outrage in Delhi। Mr. Trump के ये जो स्टेटमेंट्स है, ये जो क्लेम वो ले रहे हैं, और इन क्लेम्स को ट्रंप की जो गवर्नमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सपोर्ट भी कर रही है। तो जाहिर सी बात है इसको लेके काफ़ी गुस्सा है दिल्ली में। As they violate India's long-stated principle of not accepting third-party mediation of bilateral issues। क्योंकि इंडिया की बहुत पहले से एक पॉलिसी रही है कि जो इंटरनल इश्यूज है उसमें किसी थर्ड पार्टी को नहीं आना है, और ये जो क्लेम है ये उस पॉलिसी को वायलेट कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। His other comments, including an offer to mediate to resolve the Kashmir dispute and the equivalence he draws between India and Pakistan, also go against India's previously well-respected policies। और साथ साथ में ट्रम्प ने और भी कमेंट्स किए हैं। एक तो ये कमेंट किया है कि वो मेडिएट करेंगे कश्मीर डिस्प्यूट पे भी, ठीक है, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच कुछ सिमिलैरिटीज़ बताई हैं, तो इस चीज़ को भी लेके गुस्सा है। और ये चीज़ भी इंडिया की जो वेल रिस्पेक्टेड पॉलिसीज है उसके अगेंस्ट जाती है। वो पॉलिसी क्या है कि इंटरनल इशू को हम इंटरनल इश्यूज की इंटरनेशनलाइजेशन नहीं करते हैं, ठीक है। पॉलिसीज अगेंस्ट इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एन इंटरनल इशू एंड द हाइफनेशन विद पाकिस्तान। यानी कि हम जो इंटरनल इश्यूज हैं वो हम खुद से सॉल्व करेंगे, दो कंट्री मिलकर, यहाँ पे थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है। तो ये पॉलिसीज को, जो ट्रम्प के जो स्टेटमेंट्स है, ये इंडिया के पॉलिसीज को वायलेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉज कर लेना, रीड करके, ठीक है। Moreover, the MEA spokesperson has categorically denied that any trade-related issues were discussed between Indian and US interlocutors। और तो और जो MEA ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन है, उन्होंने ये भी डिनाई किया है कि कोई ट्रेड रिलेटेड इशू की बातचीत हुई थी इंडियन एंड US रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच। मतलब ट्रेड को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई थी। और ये बात क्यों कही जा रही है? Even as Mr. Trump has repeated that he had prevailed on India and Pakistan to put aside their nuclear missiles by threatening to stop trade with them if they did not and promising to enhance trade ties if they did।
ये बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि मिस्टर ट्रम्प ये बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर प्रिवेल कर लिया, मतलब इंडियन पाकिस्तान को कुछ काम करने के लिए मना लिया, यानी कि सीज फायर करने के लिए मना लिया, ठीक है। और क्या बोला कि अपना जो न्यूक्लियर मिसाइल्स है उसको आप दूर रख दो। कि कैसे? ये कह के कि अगर न्यूक्लियर मिसाइल्स दूर नहीं रखोगे तो हम तुम दोनों के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, अगर रखोगे तो और ज़्यादा ट्रेड करेंगे। तो ट्रम्प एक और चीज़ कह रहे हैं कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो ये सीज फायर है वो कैसे कराया, ये एक तरह से धमकी देके कि दोनों कंट्रीज अगर अभी नहीं रोकेंगी कन्फ्लिक्ट तो यूएस दोनों के साथ ट्रेड नहीं करेगा, अगर रोक देगी तो और ज़्यादा ट्रेड करेगा। हालांकि MEA स्पोक्स पर्सन ने ये बोला है कि ऐसी कोई ट्रेड रिलेटेड बात नहीं हुई थी इंडियन एंड यूएस रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच। That Mr. Trump has not once referred to India's core concerns on terrorism, appeared to swallow the Pakistani narrative on a nuclear war, and even suggested a dinner between Mr. Modi and Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif trivializes the serious nature of the rupture between Delhi and Islamabad. मिस्टर ट्रंप ने एक बार भी इंडिया के जो कंसर्न्स हैं टेररिज्म को लेके उस पर कोई बातचीत नहीं की, कोई रेफर नहीं किया उसको। पाकिस्तान जो नैरेटिव स्टोरी चला रहा था न्यूक्लियर वॉर को लेके अपना, उसको उन्होंने मान लिया और एक डिनर भी सजेस्ट किया है मोदी जी और पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के बीच। तो ये सब क्या दिखाता है कि जो सीरियस नेचर है, जो दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच जो टेररिज्म को लेके सीरियस नेचर है उसको ट्रिवियलाइज किया जा रहा है, उसकी सीरियसनेस को कम किया जा रहा है ये सारी चीजें करके। यहां पे पॉज करके ये लास्ट पैराग्राफ है, आप पढ़ लेना। न्यू दिल्ली मस्ट ऑल्सो एनालाइज व्हाट लाइज बिहाइंड मिस्टर ट्रम्प्स ऑब्वियस शिफ्ट फ्रॉम द कैमराडरी ऑन डिस्प्ले विद मिस्टर मोदी जस्ट मंथ्स अगो। न्यू दिल्ली को ये एनालाइज करना होगा, ये समझना होगा कि जो मिस्टर ट्रम्प का जो शिफ्ट आया है एटीट्यूड में कि कुछ महीने पहले जस्ट मंथ्स अगो उनकी मोदी जी के साथ दोस्ती थी, कैमराडरी थी, वो अब दोस्ती दिखा रहे थे, अब अचानक से शिफ्ट कैसे आ गया है यहाँ पे। तो ये चीज़ एनालाइज करना होगा मिस्टर न्यू दिल्ली को। Are the comments explained as simply Trump being Trump, or is he sending a more considered message on US policy for the region? क्या ये comments को ये समझा जाए कि ट्रम्प तो ऐसे ही हैं, ठीक है, वो ऐसा ही करते हैं, या फिर ये एक और कोई सीरियस मैसेज हो सकता है उनके तरफ से यूएस पॉलिसी को लेके इस रीजन पे। तो ये चीज़ न्यू दिल्ली को एनालाइज करनी होगी कि क्या ये ऐसा ही है कि ट्रम्प है तो वो ऐसा ही करते हैं, या फिर एक ज़्यादा सीरियस नेचर है इस चीज़ का। क्या ट्रम्प एक मैसेज भेजना चाह रहे हैं कि यूएस पॉलिसी कैसी रहेगी, यूएस इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे देखता है, रीजन को कैसे देखता है, यह चीज़ न्यू दिल्ली को समझना होगा। The extent of the China-Pakistan political and military cooperation may also have caused some alarm in the US, ठीक है। अब जो extent है चाइना पाकिस्तान का पॉलिटिकल और मिलिट्री कोऑपरेशन, जो चाइना और पाकिस्तान के बीच पॉलिटिकल और मिलिट्री कोऑपरेशन चल रहा है, हो सकता है उससे भी कुछ चिंता यूएस में आई होगी। इंडिया मस्ट मेक इट क्लियर दैट इट्स बैटल अगेंस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान कैन नॉट बी ब्रश्ड असाइड बाय एनी कंट्री। इंडिया को यह बात क्लियर कर देनी चाहिए कि जो उसका इंडिया की जो लड़ाई है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के अगेंस्ट जो पाकिस्तान से होता आ रहा है, वो कोई भी कंट्री उसको इग्नोर नहीं कर सकता, ठीक है। Especially if it is one of India's closest partners and co-founder of the Quad, especially वैसी कंट्री जो कि इंडिया की क्लोजेस्ट पार्टनर भी है और क्वाड की co-founder भी है, ठीक है। The US President's statements have not just challenged India's narrative or policy principles but also question New Delhi's credibility। अब जो US प्रेसिडेंट के जो ये क्लेम्स है, जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, उन स्टेटमेंट ने सिर्फ इंडिया के नैरेटिव को ही चैलेंज नहीं किया, यानी इंडिया जो परसेप्शन रखना चाह रहा था इस कॉन्फ्लिक्ट को लेके, उस कॉन्फ्लिक्ट को चैलेंज ही नहीं किया है जो और पॉलिसी प्रिंसिपल को, बट न्यू दिल्ली की जो क्रेडिबिलिटी है कि उन बातों में कितनी सच्चाई है उसको भी क्वेश्चन कर दिया, उसको भी डाउट में लेके आ गई है वो। एंड सम टफ मैसेजिंग विल बी रिक्वायर्ड टू क्लियर द एयर कन्विंसिंगली ऑन द इशू। और अब न्यू दिल्ली को क्या करना होगा, एक टफ मैसेज सेंड करना होगा जिससे जितना भी ये कन्फ्यूजन है, जो ये बैड फीलिंग्स है, उसको
कम किया जा सके, उसको हटाया जा सके इस इशू को, और ये इशू जो भी चल रहा है, जितनी कंफ्यूजन चल रही है इसको लेके, वो सॉल्व हो। ठीक है, तो यही था आज का आर्टिकल। अगर हम टोन की बात करें तो एक बार देखते हैं आर्टिकल में क्या है। तो एक तो एनालिटिकल एंगल हमें दिख रहा है, क्योंकि लास्ट में एक मिनट के देखो कैसे देखते हैं हम टोन। ठीक है, यहां पे तो इंफॉर्मेटिव है, ऑथर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि कैसे कौन सा इवेंट कैसे हुआ। ठीक है, यहां पे वो एनालाइज नहीं कर रहे, यहां पे भी वो भी इंफॉर्मेशन ही दे रहे हैं। ठीक है, यहां पे भी है। हाँ, यहां पे उन्होंने थोड़ा एनालाइज किया है कि ये जो स्टेटमेंट्स है इनका क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, कैसे वो ट्रिवियलाइज कर रही है जो कि रप्चर, अभी जो बैड रिलेशंस हैं दिल्ली इस्लामाबाद के बीच। ठीक है, जो रिफ्ट आ गया है, जो इशू है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेके जो पाकिस्तान से आ रहा है, उसको वो ट्रिवियलाइज करे। तो यहाँ पे उन्होंने एनालाइज किया है, साथ ही यहाँ पे भी उन्होंने एनालाइज किया है, साथ ही यहाँ पे उन्होंने कुछ लास्ट जो है वहाँ पे उन्होंने सजेस्ट भी किया है। ठीक है, तो ओवरऑल टोन क्या है आपकी, एनालिटिकल ही है। ठीक है, लास्ट में सजेस्टिव हो गई है क्योंकि उन्होंने एक बोला भी है कि अब समय आ गया कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा जाए और सारे कंफ्यूजन को दूर किया जाए। ठीक है, आज का यही था आर्टिकल। ठीक है, अब यहाँ पे हम एंड करेंगे सेशन को, पर उससे पहले हाँ, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो कि बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑफर चल रहा है। अभी बुद्ध पूर्णिमा सेल चल रहा है, फ्लैट 40% ऑफ है। कूपन कोड लगाना है आपको बूधा, BUDDHA, बूधा लगाते ही आपको 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। एज यू ऑल नो कि प्रैक्टिस मॉक पे जितने भी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स हैं उन सब के रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। अभी आपका RRB का नोटिफिकेशन काफ़ी जल्दी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दोनों ही का, ऑफिसर का भी और असिस्टेंट का भी। तो मॉक्स अवेलेबल है, PDF कोर्स अवेलेबल है, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं तो वीडियो कोर्स भी अवेलेबल है। साथ ही उसके बाद IPS PO, IPS क्लर्क, SBI PO, SBI क्लर्क भी देखने को मिलेगा। तो जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी से रिलेटेड रिसोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो अगर आपको लेना है तो आप ये कूपन कोड बोधा लगा के फ्लैट 40% ऑफ ले सकते हो। अब आपसे मैं मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अच्छे से रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।